ऐसा लग रहा है कि साल 2026 भारत के लिए इज्जत बचाने का साल बन के रह जाएगा। जी हां, साल 2024 में हिंदुस्तान की जो छीछालेदर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुई थी, 2026 की शुरुआत तक वो अमेरिका स्थित होलोकॉस्ट म्यूजियम की चेतावनी तक पहुंच गई है। इस बीच हमने देखा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से बार बार हर बार भारत को अपमानित करने का काम किया है। चाहे भारतीयों को बेड़ियां लगाकर भेड़ बकरी की तरह भारत में फेंकना हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेना हो, 50% टैरिफ ठोकना हो, या फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर धमकाने डराने की बात हो, आए दिन बेइज्जत करने का काम वो कर रहे हैं। और तो और अब तो ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को खुलेआम मंच से चिढ़ाने लगे हैं, चिटकाने लगे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि इन सब के लिए जिम्मेदार भी भारत की वर्तमान सत्ता में बैठे लोग ही हैं, प्रधानमंत्री जैसे लोग ही हैं, उनके चेले चपाटे ही हैं, जिन्होंने दुनिया को हम पर हंसने, सवाल उठाने और हमें घटिया बताने का मौका दे दिया है, हमें डरावना बताने का मौका ददे दिया है हमारे देश को। जी हां, अमेरिका के होलोकॉस्ट संग्रहालय ने भारत को लेकर एक गंभीर चेतावनी दिया है। और शर्मनाक बात यह है कि 168 देशों की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, यानी विश्व गुरु बनने में खाली 3 कदम नीचे है। इस रिपोर्ट पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की। इसका नाम भले ही मध्य प्रदेश हो, मगर यहाँ कांड एकदम उच्च प्रदेश वाले होते हैं। यहाँ की सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि गाय, गोबर, गोमूत्र और गंगा के नाम पर भारत को जैसे चाहे टोपी पहनाई जा सकती है। एक तरफ गोबर और गोमूत्र से कैंसर का इलाज ढूंढने के नाम पर बड़ा घोटाला हो जाता है, दूसरी तरफ जहां असली डॉक्टर बनाने हैं वहां भी भयंकर घोटाला हो रहा है। उधर मणिपुर से एक बार फिर से मोदी सत्ता के फेलियर का सर्टिफिकेट छप के आया है, उसे भी निहारेंगे। अच्छा, ग्रीन एनर्जी को लेकर आप सब साहिब की जबान से बड़ी बड़ी बातें सुनते होंगे। खूब सारी सब्सिडी भी बांटी जा रही है लाखों लाखों में, मगर कहावत है कि मेहमान बुला लिए, बैठने की व्यवस्था नहीं। वही हाल विश्वगुरु ने इस सेक्टर में कर दिया है। इन पांचों मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। आप बस देखते जाइए और ताली बजाते जाइए, और साथ में थैंक यू फलानी जी बोलना बिल्कुल ना भूलें। यहीं पर सारी कृपा अटकी है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और कमेंट जरूर किया करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट अमेरिका के एक बड़े संस्थान की है, यूएस होलोकॉस्ट म्यूजियम की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 1-2 साल में भारत में आम लोगों के खिलाफ बड़ी हिंसा होने का खतरा है। फिर से सुन लीजिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अगले 1-2 साल में आम लोगों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ बड़ी हिंसा होने का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट में 168 देशों की लिस्ट थी और भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिन देशों में अभी इतनी बड़ी हिंसा चल नहीं रही है, उनमें भारत सबसे ऊपर वालों में है। यानी अभी चल नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में बड़े स्तर पर हिंसा चल सकती है। यानी दुनिया भारत को एक चिंगारी, नई चिंगारी की तरह देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब किसी देश में हालात ऐसे बन जाए जहां की धर्म, जाति, राजनीति या पहचान के नाम पर 1 साल के भीतर 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मार दिए जा सकते हो, तो वो बहुत बड़ा खतरा होता है। ये रिपोर्ट ये नहीं कहती कि पक्का ऐसा होगा ही, लेकिन खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खतरे की संकेत हैं। अब अपने देश की सच्चाई आप देख ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नफरत का माहौल बढ़ाया गया है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक, गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों से लेकर पालतू लोगों तक कई जगह ऐसा बोला गया कि ये हमारे नहीं हैं, ये बाहर के हैं, इनसे सावधान रहो। कभी घुसपैठिया तो कभी कोई और नाम गद्दार जैसा चुन लिया जाता है। जब नेता या बड़े संगठन ऐसी भाषा बोलते हैं तो कुछ लोग उसे लाइसेंस समझ लेते हैं। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बटोगे तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। सवाल यह है कि आप किसी को सावधान कर रहे हैं या फिर उसे उकसा रहे हैं। फिर होता क्या है, भीड़ बनती है, अफवाह चलती है और किसी बेगुनाह को पीट पीट के मार दिया जाता है। कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कपड़े टोपी के नाम पर, कभी देशद्रोही कह के, और कभी JSR का नारा लगवाने के बहाने। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार ऐसे मामलों में सख्त सजा नहीं होती, बल्कि उनको महिमा मंडित किया जाता है। जेल से नफरती चिंटुओं के छूटने पर उन्हें माला पहनाई जाती है, लड्डू खिलाया जाता है और भाजपा का प्रचार करवाया जाता है। कहीं कहीं तो पीड़ित को ही उल्टा परेशान किया जाता है। उससे बदमाशों में हिम्मत बढ़ती है कि मार देंगे तो भी बच जाएंगे, नेता बन जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ेंगे।
जाएंगे, विधायक सांसद बन जाएंगे। और बात सिर्फ लिंचिंग तक की नहीं है, कई जगह मुसलमानों पर हमले, मस्जिदों के आसपास तनाव, ईसाइयों के चर्च पर हमले, धर्म बदलने के नाम पर मारपीट, अफवाहों पर मारपीट, ये सब खबरें बनती रही हैं। जब ऐसी खबरें बार बार आती हैं तो दुनिया देखती है और कहती है कि भारत में हालात बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत की इमेज खराब हो रही है। अभी हाल ही में हमने आपको बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें उसने चुन चुनकर दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट एकत्रित किया और बताया कि क्रिसमस के आसपास भारत में किस तरीके से नफरती चिंटुओं ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, ईसाइयों को निशाना बनाया, चर्चों को निशाना बनाया। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन चिंटू सोचते हैं कि उनका नाम हो रहा है। वैसे भी जब चिंटुओं के भगवान ही बदनामी में नाम ढूंढते हैं तो फिर चिंटू बेचारे क्या करेंगे। पहले दुनिया भारत को गांधी का देश कहती थी, शांति, लोकतंत्र, सबको साथ लेकर चलने वाला देश कहती थी। अब कई जगह भारत का नाम हेट स्पीच, मॉब वायलेंस, अल्पसंख्यकों पर दबाव, उन पर हमले, उनके खिलाफ नफरत जैसे शब्दों के साथ जुड़ रहा है। और ये देश की बदनामी है, किसी पार्टी, किसी नेता की नहीं, पूरे भारत की। और इस बदनामी में आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। अब मोदी सत्ता से सीधा सा सवाल ये है कि जब नफरत फैलती है और आप ही के लोग फैलाते हैं तो सरकार उसे रोकती क्यों नहीं? अपने आप को क्यों नहीं रोकते बड़े बड़े नेता? जब भीड़ किसी को मारती है तो दोषियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो उल्टे उन्हें महिमा मंडित क्यों किया जाता है? क्यों कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग अपने समर्थकों की गलतियों पर भी नरमी बरतते हैं, बल्कि उन्हें उकसाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भाजपा और आरएसएस जैसे संगठनों के आसपास के लोग नफरत वाली बातें करते हैं तो सरकार और पार्टी उन्हें रोकती क्यों नहीं? उल्टे उन्हें आगे क्यों बढ़ाया जाता है, प्रमोशन क्यों मिलता है? अगर सच में देश सबसे ऊपर है तो फिर धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए, वरना दुनिया में ऐसे बदनामी होती रहेगी और भारत का नुकसान होता रहेगा। और सुनिए, ये रिपोर्ट भारत को डराने नहीं आई है, ये एक चेतावनी है। मतलब अभी भी टाइम है, इसे रोका जा सकता है, लेकिन रोका तभी जा सकता है जब सरकार साफ साफ इसके लिए प्रयास करे। धर्म के नाम पर हिंसा नहीं चलेगी, ये कहें, और सिर्फ कहें नहीं बल्कि करके दिखाएं। पुलिस के हाथों में वो ताकत दी जाए कि नफरती चिंटुओं को माला नहीं पहनाना है, उनके पांव नहीं दबाने हैं, उनको सजा देनी है, उनको पकड़ के जेल में डालना है। अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई तेज हो और नेताओं को बोलते समय जिम्मेदारी निभानी पड़े, और न निभाएं तो उनको भी पकड़ के अंदर किया जाए। मगर सवाल यह है कि अगर ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर किया जाएगा तो ज्यादातर पार्टी तो अंदर ही मिलेगी, 99%। क्योंकि अगर आज भारत नफरत की तरफ बढ़ रहा है तो कल नुकसान सिर्फ किसी एक समाज का नहीं होगा, पूरा देश भुगतेगा। रोजगार, निवेश, पर्यटन, विदेशों में सम्मान, सब पर असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम गरीब आदमी का, जिसके पास भागने की जगह नहीं होती। इसलिए सरकार चाहे जो पार्टी की हो, उसे यह समझना होगा कि देश की ताकत अपने ही लोगों को डरा देने में नहीं है। देश को ताकत मिलती है कानून और इंसाफ से। अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो सबसे पहले नफरत का कारोबार बंद करना होगा। हाँ, हो सकता है कि नफरती कारोबार बंद होने से कुछ लोगों का अपना कारोबार बंद हो जाए, यानी उनका धंधा, उनका करियर बर्बाद हो जाए। क्योंकि इस वक्त भारतीय राजनीति में बहुतों का धंधा खाली नफरत की बाजार से ही चल रहा है। यही इस रिपोर्ट का असली संदेश है, और यही भारत के लिए सबसे जरूरी काम है कि वो नफरती चिंटुओं से अपने आप को अलग करे, देश को बचाए। आइए अब मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश से आई दो खबरें अगर आप ध्यान से देखें तो साफ समझ में आता है कि इस राज्य में समस्या से भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि सोच की बीमारी लग गई है। एक तरफ सरकार गोबर और गौमूत्र से कैंसर का इलाज खोजने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, और दूसरी ओर वही सरकार उन कॉलेजों को संभाल नहीं पा रही जहां से असली इलाज करने वाले लोग निकलते हैं, यानी डॉक्टर निकलते हैं। यानी एक तरफ झूठे इलाज पर पैसा बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ असली इलाज की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है। पहले बात करते हैं गोबर गौमूत्र वाली रिसर्च की। साल 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। दावा किया गया कि गाय के गोबर, गौमूत्र और पंचगव्य से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज खोजा जाएगा। सुनने में यह बात कुछ लोगों को मजेदार लग सकती है कि वाह, पंचगव्य यानी गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी मिला के उससे कैंसर का इलाज निकल सकता है क्या? लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के इलाज को साबित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए? जांच रिपोर्ट कहती है कि नहीं। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 3,50,00,000 रुपए यानी 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए। लेकिन जांच में पता चला कि 2011 से लेकर 2018 के बीच सिर्फ गोबर, गोमूत्र और बर्तन खरीदने में करीब 1,92,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए, यानी मोटा मोटी 2 करोड़ मान लीजिए। जबकि बाजार के हिसाब से यही सामान 15 से 20 लाख रुपए में आ जाना चाहिए था। अब सोचिए, गोबर और गोमूत्र में इतना पैसा कैसे उड़ सकता है? ऊपर से अधिकारियों ने 20 से ज्यादा हवाई यात्राएं की,
गोबर खरीदने के लिए शायद गाड़ियां खरीदी गई, फर्नीचर लिया गया, ईंधन पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन न कोई पक्की रिसर्च सामने आई, न कोई इलाज, न कोई दवा। मतलब साफ है, इलाज के नाम पर पैसा उड़ाया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। और ये सब उस राज्य में हुआ जहां बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में है और गाय को राजनीति का बड़ा मुद्दा बनाया गया है। वैसे भी इस तरह का पंचगव्य घोटाला बीजेपी की सत्ता में ही हो सकता है। अब दूसरी तरफ आइए, मध्य प्रदेश का पैरामेडिकल और नर्सिंग सिस्टम देखिए। यही वो जगह है जहां से अस्पतालों की असली रीढ़ निकलती है। लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये सब डॉक्टरों के बिना अधूरे नहीं है, बल्कि डॉक्टर इनके बिना अधूरे हैं। लेकिन एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में दर्जनों पैरामेडिकल कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। क्लासरूम खाली है, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, लैब में ताले हैं और कई जगह तो चौकीदार ही कॉलेज चला रहा है। छात्रों की हालत और भी खराब है। 2021 में एडमिशन लेने वाले छात्र 2025 में भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल का कोर्स 7 साल में पूरा होगा या नहीं, कोई नहीं जानता। स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, नौकरी की उम्र निकल रही है, परिवारों का कर्ज बढ़ रहा है। कई छात्र किराए के कमरों में रहकर फीस भर चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं मिल रही है। सरकारी कॉलेजों में भी यही हालात हैं। यानी ये समस्या सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों की नहीं, पूरा सिस्टम ही फेल है। सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल ने 3 साल की मान्यता एक साथ पीछे की तारीख से दे दी। यानी 2025 में 12वीं पास करने वाला छात्र 2023 के बैच में डाल दिया गया। उसका मार्कशीट 2025 का है और डिग्री 2023 की है। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरोप है कि काउंसिल ने अदालतों में अलग अलग बयान दिए। एक जगह कहा कि एडमिशन हुए ही नहीं, दूसरी जगह कहा कि 20,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। एक तरफ असली मेडिकल शिक्षा को बर्बाद होने दिया जा रहा है या किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिना किसी ठोस वैज्ञानिक नतीजे की गोबर गोमूत्र पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये जनता के भरोसे के साथ धोखा है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो एक बाबा है जो हुर्र फुर्र करके कैंसर का इलाज ढूंढता है, क्या उसने भी मध्य प्रदेश की सरकार की इसी योजना को देखकर ये सब शुरू किया? हुर्र फुर्र करके आजकल सुन रहे हैं कि कैंसर का अस्पतालों बनवा रहा है। बहरहाल ये उन छात्रों के भविष्य के साथ धोखा है जो भारत में लोगों के इलाज में मदद करना चाहते हैं, डॉक्टरों की मदद करके अपना जीवन यापन भी चलाना चाहते हैं। अब इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखिए तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। मध्य प्रदेश में एक तरफ असली स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठे और अवैज्ञानिक दावों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, मरीजों को सही जांच नहीं मिलती और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा टूटता जा रहा है। गोबर गोमूत्र वाली रिसर्च सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ भी। कैंसर जैसे रोग से जूझ रहे मरीजों को झूठी उम्मीद देना बहुत बड़ा अपराध है। अगर सरकार सच में रिसर्च करना चाहती है तो उसे पारदर्शी तरीके से वैज्ञानिक जांच के साथ करना चाहिए था। लेकिन यहां तो जांच कहती है कि सामान के दाम बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए, गाड़ियां खराब हैं, यात्राओं का कोई हिसाब नहीं। ये रिसर्च नहीं, खुली लूट है मध्य प्रदेश की, मामा वाले राज्य की। अब सोचिए, वही पैसा अगर मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल संस्थानों पर जाता तो आज हजारों युवा काम कर रहे होते, अस्पतालों में स्टाफ होता, ग्रामीण इलाकों में जांच सुविधाएं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता इलाज नहीं, प्रचार बन गया है। पैरामेडिकल छात्रों की कहानी दिल तोड़ने वाली है। कोई 3 साल से वही सिलेबस पढ़ रहा है, कोई एग्जाम के इंतजार में मानसिक तनाव में, कोई नौकरी के मौके खो चुका है। कई लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र निकल रही है, परिवार ताने मार रहा है कि पहाड़ी का क्या फायदा हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदा लोग हैं जिन्हें इस तरीके से जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों की लापरवाही का नतीजा है। इसीलिए मैंने कहा मामा वाला राज्य है। बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में लंबे समय से शासन किया है, ऐसे में जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। जब नर्सिंग घोटाला सामने आया तब भी कहा गया जांच चल रही है, तब पैरामेडिकल घोटाला सामने आया तब भी वही जवाब, जांच चल रही है। गोबर गोमूत्र रिसर्च में भी यही कहा जा रहा है कि सब नियम के हिसाब से हुआ है। सवाल यह है कि अगर सब नियम के हिसाब से हुआ तो नतीजा कहाँ है, इलाज कहाँ है, डिग्री कहाँ है, नौकरी कहाँ है। आज मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि जनता का पैसा भी खूब डूब रहा है और बच्चों का भविष्य भी। एक तरफ अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, यह नीति की गलती है। अगर सरकार सच में जनता की भलाई चाहती है तो उसे जवाब देना होगा।
गोबर गोमूत्र रिसर्च में खर्च हुए पैसे का हिसाब देना होगा। पैरामेडिकल काउंसिल की भूमिका पर कार्रवाई करनी होगी। छात्रों को समय पर परीक्षा, रिजल्ट और डिग्री देनी होगी, नौकरी देनी होगी, वरना आने वाले समय में न अस्पतालों में स्टाफ होगा, न युवाओं के पास रोजगार और न जनता के पास इलाज का भरोसा। वैसे भरोसे से याद आया, मणिपुर चलिए। मणिपुर के लोगों ने भी बड़े भरोसे के साथ बीजेपी को वोट दिया, भाजपा की सरकार बनाई, मगर सरकार बनाने के बाद पता चला कि डबल इंजन आपस में इस कदर टकराया कि आग लग गई। जी हां, मणिपुर में आज एक बार फिर से गंभीर हालात बन चुके हैं। इंफाल घाटी और आसपास के इलाकों में पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वजह साफ है, पेट्रोल पंपों पर लगातार बम हमले हो रहे हैं और डीलरों की जान खतरे में है। डर इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल पंप मालिकों ने अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोचिए, पेट्रोल पंप अगर किसी राज्य में बंद हो जाए तो क्या होगा? सड़कें सूनी हो जाएंगी, काम धंधे रुक जाएंगे। अब जरा जान लीजिए कि हुआ क्या है। 8 जनवरी की रात को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक पेट्रोल पंप के पास बम फेंका गया। गनीमत यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी दिसंबर में एक पेट्रोल डीलर को निशाना बनाया गया। लगातार हो रहे हमलों से पेट्रोल पंप मालिक अब दहशत में है। मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटी ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हालात बेहद खतरनाक हैं। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन के दावों के बावजूद सुरक्षा नहीं हो पा रही है। डीलरों ने पूछा कि अगर किसी पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण हो जाता है या उसकी हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीलरों ने यह भी कहा कि अगर पेट्रोल पंप को नुकसान होता है या किसी कर्मचारी की जान जाती है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब हालात इतने खराब हैं तो केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? मणिपुर पिछले 2.5 साल से हिंसा और डर का, अराजकता का शिकार बना हुआ है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और अब हाल यह है कि पेट्रोल पंप जैसी जरूरी सेवाएं भी बंद हो रही हैं। फिर भी केंद्र सरकार सिर्फ बैठकों और बयानों तक सीमित नजर आती है। एक्शन का कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। अमित शाह मणिपुर को लेकर बार बार कहते हैं कि हालात नियंत्रण में है। अगर हालात सच में नियंत्रण में है तो बम पेट्रोल पंपों पर क्यों गिर रहे हैं? व्यापारी डर के मारे दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? आम लोग पेट्रोल और डीजल के लिए भटक क्यों रहे हैं? पेट्रोल पंप बंद होने का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। एम्बुलेंस, जरूरी सामान की सप्लाई, दवाइयां, सब कुछ प्रभावित होगा। लेकिन दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को शायद इसकी कोई चिंता नहीं है। आज मणिपुर में न चुनी हुई सरकार है, न भरोसेमंद प्रशासन नजर आता है और न ही लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलता है। केंद्र ने राज्य को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये साफ तौर पर मोदी सरकार और अमित शाह की नाकामी का सर्टिफिकेट है। अगर पेट्रोल पंप भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा? यह सवाल आज मणिपुर पूछ रहा है और इसका जवाब सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर कार्रवाई से आना चाहिए। और मोदी सत्ता की जमीनी तैयारी को भांपना है तो इस खबर को देखिए। भारत में ग्रीन एनर्जी को लेकर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, हकीकत में उससे काफी अलग है। क्योंकि सरकार ने सोलर और ग्रीन बिजली बनाने पर तो जमकर सब्सिडी दी, खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसे संभालने की तैयारी बिल्कुल नहीं है। यानी पोस्टरबाजी खूब है, जमीन पर काम न के बराबर है। न स्टोरेज बनाया गया, न ग्रिड मजबूत किया गया। नतीजा ये हुआ है कि आज देश में जरूरत से ज्यादा ग्रीन बिजली बन रही है और सरकारी बिजली कंपनियां यानी डिस्कॉम उसे औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है, क्योंकि बचा के रखने का, सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं है। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में बिजली एक्सचेंज पर सोलर बिजली का रेट कई बार 1.5 रुपए से 2 रुपए प्रति यूनिट तक गिर गया, जबकि औसतन बिजली खरीदने का खर्च 3.5 से 4 रुपए प्रति यूनिट बैठता है। यानी हर यूनिट पर सीधा नुकसान। और ये डिस्कॉम पहले से ही करीब 6 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। सरकार कहती है कि 2030 तक ग्रीन एनर्जी बढ़ानी है, लेकिन ये नहीं बताती कि उसे जमा कहां करना है। जब अब ये नहीं जमा कर पा रहे हो तो बाद में क्या करोगे? दिन में सस्ती बिजली औने पौने दाम पर बेच दी जाती है और रात में फिर वही बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा असर आगे चलकर आम आदमी पर यानी आप पर भी पड़ेगा। या तो बिजली के बिल बढ़ेंगे या टैक्स का पैसा इन कंपनियों को बचाने में लगाया जाएगा। सवाल यह है कि जब सोलर पावर, ग्रीन प्रोजेक्ट और निजी कंपनियों को हजारों करोड़ की सब्सिडी दी जा सकती है तो बैटरी स्टोरेज, ग्रिड अपग्रेड और अन्य योजनाओं पर सरकार ने अपना काम जमीनी स्तर पर क्यों नहीं किया? बिना तैयारी के ग्रीन एनर्जी थोप दी गई और अब उसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी सरकारी नाकामी ग्रीन एनर्जी को लेकर सामने आ रही है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं और दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है या फट रहा है उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।